चलिए तो भैया शुभारंभ आज कर देते हैं, है ना। और शुभारंभ आर्ट एंड कल्चर से कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और जो टेस्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो टेस्ट आपको 4 या 5 को दे देना है। एक अलग कॉपी रख लीजिएगा पहले, ठीक है। देखिए ये जो इसमें बस देख के इसमें बताने का सिंपल सा कारण है, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा रटंत विद्या वाला मामला है। थोड़ा सा रटाफिकेशन इसमें चाहिए। जैसे मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा तो आपको 1757 याद रखना पड़ेगा, 1857 याद रखना पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही यहां पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट है मजेदार तरीका, मतलब अगर इसको मजेदार तरीके से पढ़े तो काम हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। जो बताऊंगा उसको देख लेना है। तो सबसे पहले जो आर्ट एंड कल्चर का मामला है, उस आर्ट एंड कल्चर के मामला में आपको पहले जितना मैंने लिखवाया टॉपिक, ये थीम समझकर उतना लिखिए पहले। तो जल्दी से पहले आर्ट एंड कल्चर में पूरा जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और ये जो नोट्स मैं पहले भी पढ़ाया हूं, उसके बाद बहुत दिनों के बाद मैं ये आर्ट एंड कल्चर फिर पढ़ा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, जितना बता दूंगा आर्ट एंड कल्चर का उतना एग्जैक्टली आप करके चले जाना। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत बढ़िया से जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जितना ये टॉपिक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा जितना चाहिए उतना बता देना है। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन जितने आते हैं उतने में काम हो जाएगा। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे किसी मंदिर के ऊपर आप देखोगे कि मान लो पॉइंटेड रहता है ना, बहुत सारा मंदिर नहीं होता जो ऊपर में पॉइंटेड ऐसे रहता है। कोई कोई मंदिर पॉइंटेड नहीं रहकर पूरा का गुंबज ही हो जाता है। अब उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, तो वो पूछ देता है कि तोरण क्या है, इस टाइप का जो आ जाता है, गोथिक क्या है। तो ये सब जो टॉपिक है वो बहुत मजेदार होगा। मैं इसमें डायग्राम बहुत अपने लहजे में बनाया हूं, बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं है। मैं चाहता पावर पॉइंट क्रिएट कर लेता, सबका कोशिश कर भी लूंगा, लेकिन जितना मैं बताऊंगा वो पहले एग्जाम के लिए उतना दिमाग में इमेजिनेशन करवा दूंगा आपको। यहां तक पहले क्लियर बा। तो टोटल जो थीम अगर बोले आर्ट एंड कल्चर का, तो थीम सिंपल क्या है। पहले तो भैया पेंटिंग देखेंगे, और पेंटिंग में इंडियन पेंटिंग। दूसरा शब्द आर्किटेक्चर फिर क्या है, क्योंकि आर्किटेक्चर अलग है और उसके बाद स्कल्पचर फिर अलग है। उसके बाद इंडियन म्यूजिक देखेंगे, क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक क्या है। उसके बाद फिर इंडियन डांस देखेंगे। लौंडा डांस भी जो है सर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन पूछता है बिहार का वो सबसे बड़ा, और बिहार का एक राष्ट्रीय डांस वही है। मतलब बिहार का जो डांस है वो लौंडा डांस सबसे पॉपुलर है, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद फिर है इंडियन थिएटर। वो इसलिए बोल दिया बीपीएससी में पूछा था, आपसे फिर पूछेगा। इंडियन थिएटर 27 मार्च को मनाया जाता है, जो हाल ही में बीता है। उसके बाद है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स के बाद नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज, और दूसरा है साइंस एंड टेक। तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इंडियन आर्ट एंड कल्चर में खत्म करना है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। बात खत्म, क्लियर है। तो लास्ट बार आपके दिमाग में एक बार बैठा देता हूं, पूरा आर्ट एंड कल्चर का किताब अगर पढ़िएगा नितिन सिंघानिया का, तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जितने पेज का किताब पढ़िएगा, जितना मार्क्स आता है उसका आउटपुट रेशियो बहुत ही लो है। मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, उतना से काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा समझना है और जीवन का आनंद लेना है। तो सबसे पहला फिर से मेरे साथ रिपीट कर लेना। देखो पहला पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग करने के बाद आर्किटेक्ट बनाएंगे, आर्किटेक्चर के बाद स्कल्पचर पे आएंगे। गढ़ाई होता है ना, जैसे अब देखोगे बहुत सारे घरों में नहीं होता है कि बाहर दीवार पे जो सीमेंटेड होता है उसी में बहुत छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कण उसमें एक तरह से गुथे हुए होते हैं। उस टाइप का अलग अलग स्टाइल्स होता है, सबका अलग अलग अपना रंग वेद होता है। 1 घंटा में पूरा आर्ट एंड कल्चर खत्म करना है। तो भैया अलर्ट रहना, जहां तक हो जाए उतना कर लेना। वैसे होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे, चांस कम है, लेकिन कोशिश पूरा करेंगे। क्या दिक्कत है, क्योंकि अकेले इंडियन पेंटिंग दम रखता है और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा देख लेंगे फटाफट। चलो, तो इंडियन पेंटिंग के बाद ये वाला जो पार्ट है, पेंट कर लिए, उसके बाद आर्किटेक्ट कर लिए, बना लिए, फिर म्यूजिक गा लिए, फिर डांस कर लिए, फिर थिएटर कर लिए। थिएटर के बाद फिर मार्शल आर्ट, थोड़ा जुडो कराटा वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे इंडियन लैंग्वेज पे, और फिर उसके बाद सारा लैंग्वेज के बाद साइंस एंड टेक पे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है। तो हेडिंग डालिए इंडियन पेंटिंग। और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये, मतलब यूं कहे तो
इट्स लाइक वाओ। अब यहां पे आइए सबसे पहला समझ में आ रहा है, बस थोड़ा देख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है, और ये मैं आपको जानकर हैरानी होगी या परेशानी होगी नहीं पता, लेकिन जब मैंने डायरी में लिखा था 2018 का लिखा हुआ है, 2018, ठीक है। उस डायरी में मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया था और 2018 का है और बहुत परफेक्ट है। वो अलग बात है कि मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा था, 2015 पढ़ा, 16 पढ़ा, जब फर्स्ट ईयर में मैं था तब पढ़ा, और अंत में सब लग रहा था कि भूल जाऊंगा, तो सबका शॉर्ट नोट्स बना के इसमें लिख दिया कि कम से कम एक जगह पे रह जाए, और वो इतना तगड़ा नोट्स बन गया कि आप अधिकतर बार देखेंगे ये मिलेगा आपको, बहुत तगड़ा बन गया इसमें। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग कैन बी नोन फ्रॉम, यहां ध्यान से समझना, प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग एंड भीमबेटका मिर्जापुर एंड आपका पंचमढ़ी, रियल बिगिनिंग ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम गुप्ता एज। देखो इसमें थोड़ा सा पूछता है कि किस काल में क्या मिला, किस काल में क्या नहीं मिला, तो उसको रटने के लिए सिंपल आराम से चीजें कवर अप करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान से समझना, देखो पेंटिंग का जो इतिहास है बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है, और ऐसा नहीं है कि अभी का है, बहुत पुराना इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जो भी हो, उन सब में ऐसे ऐसे बर्तन मिले हैं, उन पे ऐसी ऐसी पेंटिंग है, ऐसी ऐसी मतलब कारीगरी है कि होश खराब हो जाएंगे। तो इसलिए पेंटिंग का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहली बात तो ये क्लियर है यहां तक। तो ये बस एक लाइन लिखा हुआ है, और ज्यादातर जो पेंटिंग का आर्ट शुरू हुआ गुप्ता काल में बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कहा जाता है कि जहांगीर के समय में कुछ वैसे चीज हुए जो बहुत लेवल पे गए, और कुछ ऐसे समय में अकबर के समय में कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले गए। तो हर राजा का अलग अलग अपना जो होता है, अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग उसका अपना क्वालिटी होता है। तो लॉजिक ये है कि सर पेंटिंग का इतिहास पुराना है या नया है? बहुत ही पुराना है। तो भैया वो है, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं वाला काम है इंडियन पेंटिंग का। क्लियर है यहां तक? अब आइए नेक्स्ट। इंडियन पेंटिंग में सबसे पहला है, एक बात ध्यान रखना, और एक एक शब्द बड़े काम का चीज है इसमें। ये लिखा गया भी है, बड़ी साफ सुथरा लिखा गया है, ध्यान से समझना, बहुत साफ सुथरा है, बहुत फैला फैला के है। तो पहला है फॉक पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सवाल उठता है फॉक पेंटिंग क्या है? फॉक पेंटिंग होता है रीजनल पेंटिंग, एरियाज का, हर एरिया का रीजनल कुछ ना कुछ पेंटिंग होता है। जैसे अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले तक अगर आपको ध्यान में हो तो गांव में बेढ़ी पर कुछ नहीं होता था तो सांप बना देते थे नाग पंचमी के दिन, या फिर हाथी बना देते थे गांव में, अगर आपको याद हो थोड़ा भी तो, और आराम से खुद के मिट्टी से बना देते थे। तो वो सब रीजनल है, वो हर एरिया का पेंटिंग अलग अलग होता है। कुछ लोग का रंगोली अलग होता है, कुछ लोग का रंगोली अलग होता है। तो एरिया टू एरिया पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और जब किसी को कुछ बनाने नहीं आता है तो गोला पार के हैप्पी दिवाली लिख देता है। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक ये है कि फॉक पेंटिंग जब बोले, जैसे फॉक डांस बोलते हैं, फॉक पेंटिंग बोलते हैं, फॉक थिएटर बोलते हैं, तो फॉक का मतलब क्या होता है? एक रीजनल, एक उस एरिया का। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लौंडा डांस को फॉक डांस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर बिहार के हिस्से में चलता है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं चलता है। तो सर ये ध्यान में रखिएगा। पहले यहां तक क्लियर है? सुन पा रहे हो? तो हर एरिया का कुछ ना कुछ वैसा चित्र होगा, कारीगरी होगा जो फेमस होगा। जैसे मधुबनी आर्ट बहुत फेमस है, आप चाहे या ना चाहें, जानते हो या ना जानते हो, सुना तो होगा कि मधुबनी और मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस होता है। तो सर इस छोटे छोटे पेंटिंग में सबसे पहला आता है पट्टचित्रा, और नाम दिमाग में आपको रखना वाकई में नेसेसरी है, क्योंकि मैच द कॉलम में 2023 में क्वेश्चन इतना पूछा है कि हाथ जो है, मतलब हाथ जो है मिलाने में बहुत कपकते हैं। तो लॉजिक है, पट्टचित्रा उड़ीसा का फॉक पेंटिंग है। उड़ीसा में पट्टचित्रा को बहुत महत्व दिया जाता है, और उड़ीसा में महत्व देने के बाद इसका सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें कोई भी पेंसिल या फिर कोई चारकोल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ना कोई पेंसिल ना कोई चारकोल, ये पूरी तरीके से हैंडमेड है, हाथ का ही सिर्फ उंगली का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। कोई पेंसिल नहीं, कोई चारकोल, कोई कोयला, कोई भूसा वूसा नहीं। बस इसमें जो ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है वो हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बार बार मैं बोलूं, ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल होता है, कौन से पेंटिंग में नहीं होता है। तो वहां मुंह बाके पुरवैया पचिया का हवा मत खाइएगा। इसीलिए उड़ीसा का पेंटिंग बहुत सारा है, उसमें एक पेंटिंग है पट्टचित्रा। पट्टचित्रा के अंदर उसकी खासियत है कि ना कोई पेंसिल ना कोई चारकोल इस्तेमाल होता है, ओनली ब्रश बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ किस चीज के लिए? तो हाईलाइट करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
और ये पेंटिंग इंस्पायर्ड है जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट से। जगन्नाथ वैसे भी कहां पे हैं, उड़ीसा में, तो सर जगन्नाथ टेम्पल या वैष्णव कल्ट जो दोनों फीचर्स उससे प्रभावित है ये पट्टचित्रा पेंटिंग। तो उड़ीसा में अगर आप घूमेंगे या जाएंगे तो आप अगर एक जगह पे अगर आपको पता चल जाए वहां का फीचर्स, तो अधिकतर पेंटिंग वहां के कल्चर से ही प्रभावित होगा। अब जैसे बिहार में सबसे ज्यादा अलग अलग पेंटिंग का क्या क्या महत्व है, तो आप और हमारा पेंटिंग, आपको याद है एक एग्जाम होता था बहुत पहले चित्रकला जो सरकारी स्कूल में होता था, जो सीबीएसई होता था उसमें भी होता था पेंटिंग एग्जाम। और चित्रकला के दिन आप क्या बनाते थे, आपको खुद पता है, पान का पत्ता ले जाते थे, उसके बाद ऐसे कर देते थे और इसमें ऐसे बना देते थे और पेंट करके खुश एकदम। या फिर उस दिन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था स्केच खरीदने में, कि पहले स्केच खरीदेगा पेंटिंग बाद में होगा, और स्केच आप पूरा गांव में घूम के खरीदते थे, 20 रुपया 25 रुपया मिलता था, और उसके बाद रंगाई पुताई हाथ पे हो जाता था, पेज पे कम होता था। सिंपल ध्यान से समझिएगा कि सर उड़ीसा में जो उसका कल्चर है वो जगन्नाथ टेम्पल से बहुत प्रभावित है। इस वजह से वहां के जो भी पेंटिंग में आपको है वो जगन्नाथ चाहे उस तरीके का वैष्णव कल्ट उस पर आधारित होगा ही होगा। पहले यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, सौरा पेंटिंग। ये भी पेंटिंग उड़ीसा में ही होता है। इस पेंटिंग का एक खासियत है कि ये उड़ीसा में एक ट्राइब है सौरा, ये लोग जनरली अपना सेलिब्रेशंस के लिए ये पेंटिंग इस्तेमाल करते हैं। जो जाति और जनजाति जिसकी बात कर रहे हैं, तो सौरा ट्राइब ऑफ उड़ीसा, ये लोग कौन सा पेंटिंग इस्तेमाल करते हैं, सौरा पेंटिंग। इसका खासियत यह है कि ये एक मुराल पेंटिंग है। बस सवाल उठता है व्हाट इज मुराल पेंटिंग। ध्यान से समझना, मुराल शब्द बहुत बार आएगा, मुरुनाल नहीं है, मुराल है, मुराल। समझ में आ रहा है, नहीं तो मुरुनाल ठाकुर जो है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। मुराल पेंटिंग का मतलब होता है ऐसे सरफेस पे पेंट करना जो बहुत बड़ा हो और परमानेंट सरफेस हो। मतलब आप दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं, या फिर आप उसके बाद ऐसे जगह पे रूफ पे कर रहे हैं, चाहे पिलर्स पे कर रहे हैं, जिसका सरफेस क्या हो, बड़ा हो, और उसके बाद वो परमानेंट सरफेस पे हो कि कुछ दिन तक टिके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुराल पेंटिंग का मतलब क्या है, बड़ा पेंटिंग या छोटा पेंटिंग, बड़ा पेंटिंग, बड़े सरफेसेस पे पेंटिंग होना चाहिए, और दूसरा वो जो है परमानेंट सरफेस मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेनली यही। एंशिएंट हिस्ट्री में जो जो चीज मैंने पढ़ाया था जिस समय, उसमें कुछ चीजें मैंने उसमें बोला था कि जो बच जाएगा वो आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, और वो सारा कुछ यहां पे आ जाएगा। तो इसीलिए प्लीज आप, अच्छा क्या मैं ठीक ठाक जा रहा है अभी स्पीड, तो थोड़ा अलर्ट रहना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डांसिंग ना, पेंटिंग पढ़ रहे हैं। तो पेंटिंग पढ़ रहे हैं, और उस पेंटिंग में मैंने सबसे पहला आपको बताया वो फॉक पेंटिंग, उसके अंदर पट्टचित्रा, नो पेंसिल नो चारकोल इज यूज्ड, दूसरा ब्रश इज यूज्ड ओनली फॉर हाईलाइटिंग, एंड यही क्वेश्चन जब पूछेगा ना एग्जाम में तो मजा आएगा। दूसरा सौरा पेंटिंग, सौरा ट्राइब से प्रभावित है, और सौरा ट्राइब इसको इस्तेमाल करते हैं उड़ीसा के ही। उसमें मुराल पेंटिंग ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सेम एज वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग और सौरा पेंटिंग दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में मुराल सरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब परमानेंट सरफेस। क्या समझ पा रहे हैं। तो वर्ली पेंटिंग में एक खासियत यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो जनजाति है बॉर्डर पे, जो वहां के आदिवासी लोग हैं, तो जरा टेक्निकली मतलब देखो, टेक्निकली देखो, मैप आपको याद होगा, तो एक तरफ ओट हो गया, और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो जनजाति है वो उनसे प्रभावित है, तो उनका भी पेंटिंग का स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही होता है। और आपको बताऊं, पिछले 12 साल में एक क्वेश्चन लगभग 8 बार 9 बार 10 बार पूछ चुका है, ऑलमोस्ट हर साल। तो लॉजिक क्या है, दिमाग में बिठा लेना है। सौरा पेंटिंग इज सिमिलर एज वर्ली पेंटिंग की पट्टचित्रा पेंटिंग किसकी तरह सेम है, तो सौरा इज सेम एज वर्ली पेंटिंग, जो उसका जैसा है वैसा ही सेम है। उसका बहुत ही खासियत है भीमबेटका मुराल पेंटिंग से। जो भीमबेटका केव है मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका से बहुत संबंध है वर्ली का। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है चौक, और ये चौक नहीं है, CHALK वाला नहीं है। इस चौक का मतलब है कि यहां आंगन जैसा बीच में खाली स्पेस बनाया जाता है उसके लिए, ताकि सेलिब्रेशंस किया जा सके। मतलब इस पेंटिंग की खासियत भी यह है वर्ली पेंटिंग में कि यहां पे स्पेस ओपन होता है एक आंगन की तरह सेलिब्रेशंस के लिए। और आप देखो ना, अभी छोड़ दो तो अभी पिछले गांव का अभी भी देखो, तो गांव में अभी हर किसी के घर में आंगन होगा।
मतलब मोस्टली चांस है कि घर में आंगन होगा, साइड साइड से घर होगा, बीच में आंगन होगा, जहां पे होता है उस तरीके का। बहुत कम ऐसे घर होंगे। तो पहले जो भी ये बनाया गया उस पेंटिंग में स्पेस खाली ताकि सेलिब्रेशंस किया जा सके। तो वहां के लोग जनजाति में अभी भी देखोगे तो उनका घर जो होता है वो किनारे किनारे होता है और बीच में उनके लिए स्पेस हर टाइप का होता है। तो लॉजिक क्या है, बस इतना याद रखना कि सेलिब्रेशंस के लिए वर्ली पेंटिंग में जनरली किया जाता है। तो अभी तक मैंने 2 पेंटिंग बताया कि 3 बताया? 3। सबसे पहला कौन सा, नाम बोलते जाओ। पहला जल्दी, पट्टचित्रा, दूसरा सौरा पेंटिंग, तीसरा वर्ली पेंटिंग, और उसके बाद अब है पिथौरा पेंटिंग। और पिथौरा पेंटिंग जो है ये भी कुछ ना कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है। आपको लगेगा कि यूपीएससी क्यों इतना आदिवासी या जनजाति को फोकस करता है। तो भाई साहब आपकी पोस्टिंग होगी नॉर्थ ईस्ट में, आप अरुणाचल में हैं, आप असम में हैं, और आप सोच के देखिए आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या ही कर पाइएगा। इसीलिए आप सोचो ना, आप और हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं कि मेरे घर में दाल बनता है, उसके घर में भी दाल बनता होगा, भात बनता होगा, एक आइडिया लगा सकते हैं आप। लेकिन जनजाति लोग क्या खाते हैं उसका आइडिया लगाना आपके बस का उतना आसान है नहीं, जब तक कि आप वेरीफाई खुद ना कर सके या उनके बारे में नहीं पढ़े। आप समझ पा रहे हो कि उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है और हमारा यह दायित्व है कि हम उनके बारे में जाने, क्योंकि जब वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अब जैसे एक आदिवासी स्कूल में पढ़ने गया, तो जो स्कूल में पढ़ने गया तो जो उसका वेशभूषा था, उस वेशभूषा के चक्कर में बच्चे काफी मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ाने के चक्कर में क्या हुआ कि वो सुसाइड कर लिया। तो लॉजिक क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके कल्चर को जाना। आप आईएएस बनने वाले हो, अगर आप दूसरे किसी को उसको नहीं समझोगे तो भैया बेकार हो जाएगा। इस वजह से आपको जानना नेसेसरी है। तो पहला है पिथौरा पेंटिंग। ये भी कुछ ट्राइब्स हैं गुजरात के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, इन्होंने एक एनिमल्स और कॉमन स्पेशली हॉर्सेस को ज्यादातर इन्होंने अपने पेंटिंग में रखा है। यानी कि फिर बोल रहा हूं, इनके पेंटिंग में क्या है, गधे हैं कि घोड़े हैं? घोड़े हैं, और उसके बाद कुछ और एनिमल्स हैं जिसमें स्पेशली इन्होंने घोड़े पे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इनके लोग काम का चीज है। दूसरा वर्ड है मंजूसा। मंजूसा मतलब क्या होता है, बॉक्स। आप जानते होंगे मंजूसा, जो पहले बोलते थे प्रेम मंजूसा एक किताब आता था, अरे सिलेबस में भी चलता है। तो प्रेम मंजूसा जो है वो क्या है, तो मंजूसा पेंटिंग भागलपुर बिहार का है। और ये बॉक्स इसलिए है मंजूसा का मतलब क्योंकि पेंटिंग को बॉक्स के अंदर बनाया जाता है, और वो जनरली जो बॉक्स होता है या तो जूट का होता है, जूट समझते हैं ना, पटुआ, और या फिर पेपर का, उसके अंदर बनाए जाते हैं। यहां पे स्नेक का मोटिव जो सांप है उसका एक तरीके से, जो मैंने बोला नाग देवता का जो उस तरीके का बनाया जाता है, आर ऑलवेज प्रेजेंट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक पेंटिंग। तो इसको स्नेक पेंटिंग कहने के पीछे भी वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया जाए। सबसे पहले मंजूसा पेंटिंग भागलपुर बिहार। मंजूसा पेंटिंग का खासियत है कि भैया इसको सबसे पहले बॉक्स में बनाया जाता है, और ये बॉक्स जो होता है वो कैची का होता है, नायलॉन का होता है या कॉटन का? तो कॉटन नहीं होता है भैया, पेपर और जो जूट, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें देखो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें मैं कुछ भी बता दूंगा तो याद रखना पड़ेगा। इसको अंगिका आर्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्नेक पेंटिंग बोलते हैं, क्योंकि स्नेक को उसमें मोटिव उसका स्नेक का होता है। अब एक क्वेश्चन और जो हमेशा पूछता है, थंगका पेंटिंग। क्या दिख पा रहा है? आज 11 बजे क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है? इसलिए रेडी रहना थोड़ा। थंगका पेंटिंग दिख पा रहा है? थंगका पेंटिंग में आपको खासियत आराम से दिख जाएगा। पहली बात, ये बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है। बुद्ध के जितने भी आइडियल्स हैं, जो सिद्धांत है, उन सारे सिद्धांत को थंगका पेंटिंग बहुत ज्यादा एडमायर करता है, बहुत ज्यादा। तो इसमें सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख एंड आंध्र प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, ये वो जगह है जहां पे बुद्धिज्म अपने चरम सीमा पे भी था। आप देखो ना, लद्दाख में बुद्धिज्म है, और उसके बाद सिक्किम में वही है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया में भी उसका असर है, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में भी उसका असर है, सिक्किम वगैरह वहां तक। तो लॉजिक है, बुद्धिज्म को ज्यादा एडमायर करता है। कौन सा पेंटिंग? थंगका पेंटिंग। और थंगका पेंटिंग का 2 खासियत है। एक खासियत यह है कि इस पेंटिंग में कुछ वैसे पेंटिंग है जिसमें सिर्फ बुद्धा के लाइफ के बारे में बताता है, बर्थ से लेकर इनलाइटमेंट तक। मैंने एक दिन आपको बताया था कि वैशाली जाना, तो वैशाली बुद्धा का पूरा बनाया हुआ है। वहां पे बुद्धा एक इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, बुद्धा बैठे हुए हैं, उसका जाकर देखना, पूरा उनका बनाया हुआ बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा है? तो जन्म से लेकर बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति तक उसको पेंटिंग के माध्यम से शो किया जाता था। एक टाइप ये होता था।
और दूसरा होता था इट रिप्रेजेंट्स फॉर ऑफरिंग टू द डेटीज और मेडिटेशन, देवी देवताओं के लिए या मेडिटेशन के लिए दूसरा पेंटिंग उस हिसाब से उनका बनाया जाता था। मतलब एक बुद्धा का स्पेशली जन्म से उनके ज्ञान प्राप्ति तक, और दूसरा देवी देवताओं को ऑफर किया जाता था कि उनका मेडिटेशन पोस्टर्स क्या है, कैसे है, सारा कुछ। तो थंगका पेंटिंग बुद्धिज्म से ज्यादा प्रभावित है कि जैनिज्म से? बुद्धिज्म से। उसके बाद इसके अंदर एक और हिस्सा आपको मिलेगा जो कि तीसरा है, ये बुद्धिस्ट के बिलीफ के बारे में बताता है। क्योंकि बुद्ध का और बुद्धिज्म का लाइफ और डेथ को लेकर अलग अलग सिद्धांत चलते हैं, जीवन और मृत्यु का। तो उनका अलग सिद्धांत को बताया जाता था व्हील ऑफ लाइफ के माध्यम से, कि जैसे शुरुआत में क्या होगा, फिर उसके बाद धर्म चक्र कैसे चलता है, जीवन चक्र कैसे चलता है। तो सर थंगका पेंटिंग 3 टाइप के पेंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, बुद्धिज्म को कि जैनिज्म को? बुद्धिज्म को। पहले यहां तक क्लियर है? तो अभी हम जितना पढ़े हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अलग ही डिमांड रहता है। तो मधुबनी पेंटिंग में इसका खासियत, इसको हम लोग मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। इसको सबसे बड़ी बात मधुबनी पेंटिंग की ये है कि ये वीमेन ऑफ मधुबनी टाउन, इन्होंने शुरुआत किया था बनाना वहां के लोकल एरियाज में। और ये इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि इसमें ज्यादातर रिलीजियस मोटिव है हिंदूज के, हिंदुइज्म से ज्यादा प्रभावित है। जिस तरीके से थंगका पेंटिंग बुद्धिज्म से ज्यादा प्रभावित है, वैसे ही मधुबनी आर्ट जो है, पेंटिंग है, वो किससे प्रभावित है? हिंदुइज्म से। दूसरा, इसमें मछली डिपिक्ट करना, आप देखोगे अभी भी बहुत सारे लोग तकिया पे या बेडशीट पे मछली बना देते हैं, या कुछ लोग शुभ राम सीता लिख देंगे, कुछ लोग शुभ लाभ लिख देंगे, कुछ लोग जीवा मरा, जो भी है, मतलब उसमें अभी भी गोंद लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का मछली को डिपिक्ट किया जाता था ताकि गुड लक और फर्टिलिटी, मतलब आपका जो है अच्छा हो और गुड लक के लिए रिप्रेजेंट किया जाता था। अभी के समय में आज भी बहुत सारे जगहों पे मछली को शुभ माना जाता है। अरे बहुत जगहों पे आप देखेंगे पूजा पाठ में या फिर शादी में या फिर और जगह पे मछली को अगर नहीं मिले तो उसको सर आज भी अशुभ माना जाएगा, मछली नहीं मिले। तो इसलिए मछली कहीं से भी लेके आया जाता है घर में। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से ही प्रभावित है। तो सर उसी चीज को इन्होंने अपने पेंटिंग में उतारा। दूसरा, ये पेंटेड ऑन वॉल्स यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स। जो चावल का पेस्ट होता है उसको पीस कर उस पेस्ट से बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग। दूसरा, वेजिटेबल के कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑन ए बेस ऑफ काउ डंग, जो गोबर है उस गोबर के बेस पे चावल और वेजिटेबल्स उसको कलर दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक फीचर्स है और इसलिए मधुबनी पेंटिंग का अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं जोड़ा नहीं है। मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी आर्ट का सिर्फ इंडिया में नहीं सर, वर्ल्ड में सेल आउट होता है। और कभी अगर आपको लगे ना इसका वैल्यू तो कभी सर्च कर लेना गूगल पे, मधुबनी पेंटिंग ना खरीदने में आपका कहीं कुछ दूसरा कुछ ना बिक जाए, इस लेवल पे उसका पेंटिंग होता है और डेफिनेटली बहुत ठीक ठाक होता है। कुछ लोग जो आप लेके आते हैं मधुबनी पेंटिंग के नाम पे वो डुप्लीकेट होता है, समझ में आ रहा है? वो जो होता है वो आप लेके आते हैं कि मधुबनी आर्ट है, आप जैसे लेके आएंगे जो अच्छा पेंटर होगा वो देख के बता देता है और आप उसको बार बोलते रहेंगे ना सही है बोलेगा ठीक, बस तू खुश बड़ा, जब तुम खुश हो तो बस खुश रहो। बट सच बात यही है कि मधुबनी पेंटिंग का प्राइस वाकई काफी होता है क्योंकि जीआई टैग मिला हुआ है और इसका पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बोलबाला है। ऑनलाइन सर्च करके देख लेना, अमेजोन पे देख लेना, गूगल पे देख लेना, जहां भी। तो जो उसका ओरिजिनल होता है वो ठीक ठाक प्राइस डिपेंड करता है कैसे कैसे बनाए गए। मधुबनी पेंटिंग बिहार का कि यूपी का? बिहार का। काउ डंग ये सब इस्तेमाल रखिएगा। फिश डिपिक्ट्स द गुड लक एंड फर्टिलिटी, ये याद रखिएगा। उसके बाद हिंदुइज्म से प्रभावित है। नेक्स्ट है कलमकारी, नाम में क्लियर है कलमकारी। तो कलम का जो है कारीगरी जिसमें हो, यानी कि आंध्र प्रदेश और मछलीपट्टनम में यहां होता क्या है, शार्प पॉइंटेड पेन मेड अप ऑफ बैम्बू। आप याद करिए पहले काना से लिखते थे, याद होगा आपको, नीब से जो जैसे इंक होता था अलग और लोग अपना बांस को बनाकर और आगे नुकीला होता था उसमें डुबाए और डुबा के लिखते थे। अरे आज भी तो रामायण और रामचरितमानस को जो दिखाया जाता है वैसे ही तो दिखाया जाता है। फाउंटेन पेन तो जो कंडा जो काड़ा बोलते हैं उसको, तो कंडा से ही पहले लिखा जाता था और उससे बहुत जबरदस्त राइटिंग बनता था, ध्यान में रखिए। और अभी के समय में सब कुछ अवेलेबल फिर भी राइटिंग हो गया चिड़र के टांग की तरफ। आप समझ रहे हैं, पहले वो जो कुछ नहीं था इतना बेहतरीन राइटिंग हो जाता था। खैर जो भी है, तो कलमकारी का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, शार्प पॉइंटेड पेन मेड अप ऑफ बैम्बू टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कलर्स। पेन इज सोक्ड इन द मिक्सचर ऑफ फर्मेंटेड जैगरी एंड वाटर। जैगरी समझते हैं? जैगरी वही आपका क्या है जो आप, अरे गुड़ जो होता है ना, जब गुड़ को बनाते हैं, जब गन्ने से क्या होता है गुड़ बनता है
तो उस जैगरी में मिलाकर और उस चीज से तब लिखा जाता था, तब जाकर जो है वो काम होता था। तो पेन जो है उसको उसमें मिलाया जाता था, जैगरी और वाटर का मिक्सचर होता था। इसमें जो बेस होता था वो कॉटन फैब्रिक, कपड़े पे होता था, कॉटन फैब्रिक होता था, उस पर वेजिटेबल डाई और उसके बाद हिंदू माइथोलॉजी का इसमें पिक्चर ज्यादा बनाया जाता था। तो साइमल्टेनियसली कलमकारी सिंपल ये है कि इसमें कलम का जादू चलता था, इसमें आप और चीज नहीं इस्तेमाल करते थे, बट कलमकारी कर ही उस पर पेंटिंग बनाते थे। और इस कलमकारी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखते होंगे, जैसे मैंने बेडशीट का बात बोला, वैसे ही लोग घर में जो मिडिल क्लास लोग जो है पर्दे पे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही। अरे सीले बनाने के लिए भैया ऐसा ऐसा इतना और इतना शानदार शानदार पर्दा होगा कि आप मतलब देख ही नहीं पाएंगे कि फिनिशिंग किसका किया गया हुआ है। और आपको कभी टाइम मिले तो हरिद्वार जाइएगा, हरिद्वार और ऋषिकेश से जब आप रिटर्न आएंगे तो ट्रेन में आपको, या फिर आप वैष्णो देवी, तो रिटर्न आपको जब मिलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग चादर बेच रहे होंगे, क्योंकि कश्मीरी शॉल ऐसे भी बहुत पॉपुलर है। पश्मीना शॉल सुनेंगे, बहुत पतला होता है फिर भी इतना गर्मी देगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से पश्मीना शॉल जो होता है वो लोग खुद से बनाते हैं और इतना फिनिशिंग होता है कि उतना मशीन कोई फिनिश नहीं कर पाएगा, लाजवाब होता है। तो मैं गया था और मैं लाया था, आई थिंक मैं 5 क्लास में था तब गया था, व्हेन आई वाज इन क्लास 5, टूर पे गया था स्कूल की तरफ से, और वो शॉल लेके आया और आज भी इतना जबरदस्त है कि उसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल है, बहुत बवाल है वो। मतलब कंबल मतलब फेल हो जाता है। आप अभी नहीं कि बर्फ वाले में चले गए वहां पे, लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं आप सोचोगे तो उनका जो चाय होता है, उस चाय से इतनी गर्मी आ जाती है आपको कि आप मतलब बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो चाय उस तरह का नहीं होता कि यहाँ का क्या है, क्या करना है, दूध लेना है, चाय पत्ती घोल देना है, उसके बाद चाय हो गया। दूसरा उससे बड़ी शरबत पी लो, आप समझ पाए। लेकिन उन लोग का चाय जो होता है, कहवा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉजिक है, ध्यान से समझने वाली ये है कि जब भी कभी किसी एरिया का जिस तरीके का क्लाइमेट होता है वैसा ही वहां का मतलब उसके सॉल्स और उस तरह के डिजाइन मिलते हैं। तो सबसे पहला है, अब जो अभी तक मैंने बताया है मैं लास्ट बार एक बार और पूरा आपको सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल हमें ये पढ़ना है, इंडियन पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इंडियन म्यूजिक, डांस, थिएटर, मार्शल आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेज, साइंस एंड टेक। क्लियर है यहां तक? अगर हम इसमें शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत करें इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग के अंदर छोटे छोटे जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्टचित्रा उड़ीसा में, सौरा पेंटिंग उड़ीसा के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े वर्ली पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, थंगका पेंटिंग। थंगका पेंटिंग बुद्धिज्म से प्रभावित है, मधुबनी पेंटिंग, उसके बाद कलमकारी, और अब हम बढ़ रहे हैं मुराल पेंटिंग की तरफ, जहां से इतिहास बदल जाएगा। देखो एक आइडिया लगा लेना, शुरुआत में बहुत पहले जो पेंटिंग होता था वो गुफाओं में हो जाता था या फिर अलग अलग सड़कों पे वहां पे होता था, क्योंकि राजा महाराजा के लोग मतलब वहां पे जाके अब राजा महाराजा क्या बनाएंगे नहीं। पेंटिंग भी धीरे धीरे बदलता चला गया। कैसे? पहले गुफाओं में होता था, अलग अलग रोड में, अलग अलग साइड में हो जाता था। अब पेंटिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद महलों में आ गया, मंदिरों में पेंटिंग होने लगे, और फिर उसके बाद राजा महाराजा लोग अपना पेंटिंग बनाने लगे, कभी भैंस के साथ, कभी शेर के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि रूलर भी चेंज हो रहे थे। अरे देखो ना, पहले बुद्धिज्म जैनिज्म था, फिर उसके बाद इस्लाम का प्रभाव आया, फिर इस्लाम आया तो उसने अपना अलग अलग पेंटिंग रखा, अलग कल्चर रखा। उसके बाद किताब भी आने लगा, तो खाने का आने लगा किताब कि भाई ये कुकरीज पे ऊपर। तो राजा जब बदलता है तो उस तरह से कल्चर भी बदलता है, और वो राजा किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए मोदी जी के बाद राहुल गांधी बन जाते हैं गलती से प्रधानमंत्री, मान लीजिए, तो भैया अगर वो बनते हैं तो उसके बाद वो अपना असर डालेंगे डालेंगे, कुछ करें नहीं करें, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा करना चाहेंगे कि उनका एक नाम याद रह जाए। समझ में आ रहा है? भले सेम काम को अलग तरीके से कर देंगे लेकिन करेंगे। तो राजा जब चेंज होगा ना तो ऑटोमेटिक वहां का पेंटिंग, वहां का कल्चर, वहां का आर्ट फॉर्म चेंज होगा ही होगा। क्लियर है यहां तक? क्या सुन पा रहे हो? ऐसा लग रहा है आप लोग आज आने के मूड में नहीं थे, तो ध्यान में रखिएगा, मूड में नहीं थे तो पढ़ लीजिएगा, कल बंद रहेगा। क्लियर है? अब आइए उसके बाद नेक्स्ट, हाँ फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट याद रखेंगे 5 तारीख को होगा। क्लियर है? तो भैया ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं उसके बाद मुराल पेंटिंग, जनरली बिग सरफेस एरिया। थोड़ी देर पहले बताया कि मुराल पेंटिंग क्या है, बड़े सरफेस पे हो या फिर परमानेंट सरफेस पे होना चाहिए। क्लियर है? क्या ईमानदारी से अलर्ट हो? 30 सेकंड दे रहा हूं, एक चीज इसमें मिलेगा जो सबसे कमाल का इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। पहला चीज, मुराल पेंटिंग जो है देखा गया कि लगभग 10th सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी एडी में धीरे धीरे उसका ज्यादा क्रेज बढ़ा, बड़े सरफेसेस पे और परमानेंट सरफेसेस पे पेंट करना लोग ज्यादा कोशिश किया। मुराल का मतलब है पेंटेड ऑन वॉल्स और सॉलिड थिंग्स और परमानेंट सरफेस, पहली बात तो ये। दूसरा, 10,000 साल पहले से पेंटिंग चल रहा है,
इन 3rd सेंचुरी एडी यहां पे वत्स्यान इन हिज बुक, एक बुक उन्होंने काम सूत्र लिखा जिसमें 6 सिद्धांत बताया पेंटिंग का। और पेंटिंग के 6 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। सबसे पहला बताया रूप भेद। रूप भेद मतलब है कि कोई भी चीज जो पेंटर है, जो पेंटिंग कर रहा है, उसको लुक्स का और अपीयरेंस का नॉलेज होना चाहिए। अब मान लीजिए बुद्धा जी स्माइल कर रहे हैं और उनका उदास चेहरा बना दिया, तो भैया ये तो चीज जो है गड़बड़ है, समझ में आ रहे हैं। कुछ पेंटर्स तो उनको पहला है रूप भेद, दूसरा है सदृश्यम। सदृश्य मतलब होता है हूबहू, जैसा दिख रहा है वैसे ही उतार देना। तो सदृश्य मतलब सिमिलर टू द पर्सन, जो पर्सन जैसा है उसको एकदम हूबहू उतार देना। तीसरा भाव, एक्सप्रेशंस। तो भाव क्या है कि फीलिंग्स ऑन फॉर्म, जैसे सदृश्य है, रिजेंबलेंस है, अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो वो भाव आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर सड़ा हुआ मुंह बनाया हुआ है तो सड़ा हुआ मुंह आना चाहिए। तो इस तरीके का भाव भी जो होना चाहिए। उसके बाद चौथा वर्णिका भंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिस्टिक यूज ऑफ ब्रश एंड कलर। उसको ब्रश और कलर का इस्तेमाल करने आना चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, समझ में आ रहा है, तो पेंटिंग जबरदस्ती कर देते हैं, इस्तेमाल करने कुछ आता नहीं है, लेके आएंगे वाटर कलर है कुछ। और पेंटिंग का एक रूल होता है कि भैया इस लाइन के अंदर ही पेंटिंग करना है। ये लोग दिए जा रहे हैं दराम, नाक मुन कहने देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, पूरा सीमा पार जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करके कोशिश करेंगे कि इसको हटाने की कोशिश करें। ऐसा भी पेंटर होते हैं। बट याद रखना क्या है, ब्रश का इस्तेमाल होना चाहिए, कलर का इस्तेमाल कैसे करना होना चाहिए। अब मान लीजिए व्हाइट दिखाना है, वहां पे ब्लैक लगा दिए, तो सर भगवान बनाना था, दैत बना दिए, तो वो भी गड़बड़ है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, प्रमाणम। प्रमाणम मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि कितना यूज करना है, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। अब मान लीजिए कि सर आंख बना दिए सरसों की तरह, माथा बना दिया कोहड़ा की तरह, तो वो तो अजीब सा दिखेगा। आप इमेजिन करिए कि वो कितना भयानक दिखेगा। तो उस टाइप से थोड़ा सा आपको जो है मेजरमेंट प्रिसाइज होना चाहिए कि किस तरीके का है। आप सोचो, इमेजिन करो ना कि मतलब चेहरा कोहड़ा की तरह है और आंख सरसों की तरह है, तो बहुत अजीब सा लगेगा। उसके बाद है लवण्यागनम, इसका मतलब है ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेस इन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद किस तरीके से सारा चीजों को मिक्स करना, सारे पेंट और सारा सब कुछ, ताकि वो एकदम जो है परमानेंट दिखे, परफेक्ट दिखे उस हिसाब से। तो टोटल 6 सिद्धांत है। पहला मेरे साथ रिपीट कर लो। पहला सदृश्यम, सदृश्यम है। दूसरा भैया सबसे पहला रूप भेदा, रूप भेदा। दूसरा सदृश्यम। तीसरा भाव। चौथा वर्णिका भंगा। चौथा प्रमाणम एंड देन सॉरी 5 प्रमाण और छठा लवण्यागनम। तो टोटल 6 सिद्धांत आपको 8 के याद रखने हैं। इसलिए जब कोई पेंटर आपको बोले कि हम खूब बढ़िया पेंटिंग करते हैं, कहीं कहीं आप जाएंगे तो वहां नहीं होता है कि वो फोटो खींच देता नहीं, निकाल देता नहीं, अभी ये अरे भाई आप जैसे बहुत सारा होता है आजकल, कैमरा चलता है वैसा कि तुरंत मिल जाता है आपको, तो उस टाइप से आए। और कुछ लोग कुछ जगहों पे पेंटिंग बड़ा शानदार बनाते हैं। जैसे आप जाएंगे मधुबनी में तो आज वहां पे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो बनाते हैं बहुत बढ़िया पेंटिंग, आपको हुबहू निकाल देंगे। तो बहुत बार आप लोग बनवा के लाते भी हैं, अपना ही पेंटिंग लेकर लगवाते हैं और बनते हैं। तो उस टाइप के पेंटिंग वाले से आप पूछ सकते हैं सिंपल क्या कि भाई ये 6 चीज आता है कि नहीं आता है, नहीं तो आपको भी राक्षस की तरह बना के भेजेगा और आप पहचान में नहीं कि आप ही हैं कि कौन है, और पैसा ले लेगा। तो थोड़ा देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसके बाद 2 शब्द है, एक है लेप्या चित्र और दूसरा है लेख्या चित्र। देखो तो लेप्या चित्र याद है आपको, लेपा पोती याद रहता ही है, तो सिंपल लेपा पोती से याद रख लेना है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथ एंड लोरी ऑन टेक्सटाइल। मतलब कपड़ों पे आप मिथ बना देना, हनुमान जी को बना देना, राम जी को बना देना, चाहे कुछ बना देना जो भी है, तो उसको बोलते हैं लेपा चित्र, लेप दिया। दूसरा है लेखा चित्र, लिखना। तो सर हैज लाइन ड्रॉइंग्स एंड स्केचेस, और कुछ चीजों पे आप लाइन ड्रॉइंग बनाते हैं या स्केच करते हैं, उसको हम लोग लेखा चित्र बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। आर्ट एंड कल्चर का ब्यूटी ये है ना कि आपको मजा तो आएगा और धीरे धीरे उसके बाद जब पढ़ना पड़ेगा तब भी आपको लगेगा कि इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एग्जाम में आ रहा होता है और आपको भी आ रहा होता है कि पढ़ ले रहे, बस याद नहीं आ रहा है कहां है, तो उस समय सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। इसीलिए पढ़ लीजिएगा। 24 सुनहरा अवसर है, जितना बढ़िया से दाम लगा लीजिएगा ना, यही बार लगा लीजिए, एकदम कहीं ना कहीं मामला फिट हो जाएगा। नहीं तो उसको इंतजार करिएगा 4 साल, और 4 साल में क्या पता बाल उड़ जाए, कहीं आप लायक ही ना रहे, ऊपर चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। 4 साल में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सर इस साल दम लगाइए, जीवन आनंद में गुजरेगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद 2 तरीके का यहां पे है चीज, क्या सुन रहे हो। तो 2 तरीके का में क्या है उसको देखो, एक है प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का खासियत क्या है, और उसके बाद आगे का पेंटिंग की खासियत क्या है। तो थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जनरली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का एक खासियत ये था कि ये लोग ज्यादातर रॉक्स पे या केव पे बनाते थे। और कैसे बनाते थे, इनग्रेव कर उसको काट कर स्ट्रक्चर बनाकर। अरे जैसे अशोका के समय स्तूप सबसे ज्यादा बनाए गए, सबसे ज्यादा,
और वो स्तूप बनाया, उस स्तूप में बुद्धिज्म को प्रभाव किया, वो बुद्धिज्म को प्रमोट किया, अपने बारे में प्रमोट किया, बहुत सारा कुछ किया। तो ध्यान से देखो, वो लोग क्या करते थे कि काट कर तब बनाते थे एक फॉर्म में। तो पहले जो भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग होता था उस समय उतने टूल्स, उतने मशीन्स नहीं थे, तो जो भी होता था वो काट के ही होता था। तो इसको बोलते थे पेट्रोग्लिफ्स। ये 3 बार पूछा है प्रीलिम्स में। तो पेट्रोग्लिफ्स प्री हिस्टोरिक में इस्तेमाल होता था, जिसमें कभी भी जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था पेंटिंग का, उसको काट के, इनग्रेव करके, उसके अंदर गूंद के इस तरीके से बनाया जाता था। दूसरा, इसी में आता है फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन भीमबेटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपको पेट्रोग्लिफ्स मिला था वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला था, उसके गुफा में। और उसके बाद फिर दीज पेंटिंग्स जनरली डिपिक्ट्स एनिमल्स लाइक बाइसन, उसके बाद डियर्स, टाइगर एटसेट्रा, जू रॉक शेल्टर। तो इस पेंटिंग पर ज्यादातर बाइसन का आपका चित्र होता था, या शेर का, या फिर टाइगर का, या फिर डियर का, इस हिसाब से होता था। तो बस ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सबसे पहला चीज कि जब भी हम कभी बात बोलते हैं प्री हिस्टोरी के अंदर, तो एक वर्ड आता है, इट इज एन ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म एंड कैन बी फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब। जो आपका पेट्रोग्लिफ्स है वो सबसे पुराना आर्ट फॉर्म है और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा हूबहू इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है? लास्ट 5 मिनट, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है? चलो, जग जाए भैया, सो मत, जागी रहो। उसके बाद अब प्री हिस्टोरी का 3 खासियत है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, कमाल की बात है, समझ में आ रहा है? लेकिन जिनको नहीं पढ़ाया हुआ खुश हो जाओ, यहां पे देख लो। पहला एक है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है चाल्कोलिथिक। दिख पा रहा है? इस अपर पैलियोलिथिक का एज हम लोग 40,000 से 10,000 बीसी तक मानते हैं, मेसोलिथिक का 10,000 से 4,000 बीसी मान लो, और तीसरा चाल्कोलिथिक का अप्रॉक्स 3500 से 2300। सबको अप्रॉक्स में रखना है, एकदम अडिग नहीं हो जाना है। अब उसके नीचे आएंगे तो सर इसको बोलते हैं स्टोन एज, ये पढ़ाया हुआ है आपको। इसको बोलते हैं आपको जो है, सॉरी, यहां पे आपको ब्रॉन्ज एज हो जाएगा और यहां पे कॉपर एज हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, पहले समझना क्या है। जब हम बात करते हैं स्टोन एज का, तो क्या पाषाण काल या पाषाण युग जो भी बोलते हैं, तो ध्यान से समझना। जब हमें बोल रहे हैं 40,000 से 10,000, तो इसका कुछ खासियत है। अच्छा, छठ में आप लोग देखते होंगे गेर होता है, गेर जिससे पेंट करते हैं छठी मैया वो। अरे गेर होता है ना, जो आता है उसको क्या होता है, भिगोना पड़ता है, फुलाना पड़ता है, फिर वो जब पूरा फूल जाता है तब उसको पटा देते हैं, उसको मिला देते हैं। जानते हैं ऐसा? हाँ, जो आपको उस कलर का होता है। तो गेर कलर, या फिर उसको ऑक्रे मिक्स्ड होता है, जिसमें लाइम और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है। तो सर पहला चीज इसमें जो है ज्यादातर गेर कलर इस्तेमाल होता था स्टोन एज में। थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पे ज्यादातर रेड कलर इस्तेमाल होता था, और उसके बाद थोड़ा कॉपर एज में बढ़े तो ग्रीन और येलो का ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि राजा महाराजा चेंज, का बाद भी चेंज, फिर उसके बाद उनका कल्चर भी चेंज, तो उनका अपना इंटरेस्ट भी चेंज, तो उस वजह से कलर का अलग अलग प्रभाव हो जाता था। क्या समझ में आ रहा है? अब भैया देखिए, आज से पहले कोई कुर्ता पैजामा पहने नहीं पहने, जब से मोदी का कुर्ता पैजामा पहनना शुरू हुआ तो मोदी कट आ गया। अरे आया था, आपको भूल गए क्या? 2014, 15, 16 में जब नए नए आए थे, उसके बाद मोदी कट बहुत फेमस हुआ था, मोदी ड्रेस। आप समझ पा रहे हैं? और सब लोग अपने बच्चों को ही पहना दे रहे थे। वो अलग है कि बाजा बजाने में ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी जो है पहना तो ही रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? तो मोदी कट चल गया, फिर राहुल गांधी का एक फोल्डेड कुछ शर्ट वाला कुर्ता चल गया। तो लॉजिक क्या है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के राजा महाराजा है, उस हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन एज में। देखोगे इधर देखो, पहले पेंटिंग होता था बड़े सरफेसेस पे, मुराल पेंटिंग। धीरे धीरे पेंटिंग अब होने लगेगा छोटा। क्यों? पॉपुलेशंस भी बढ़ रहे हैं, आर्ट एंड फॉर्म्स भी बढ़ रहा है, और इसलिए अब पेंटिंग्स में राजा और सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो जैसे इस्लाम तक आएगा, फिर पेंटिंग्स छोटे छोटे फॉर्मेट पे आने लगेंगे, और छोटे पेंटिंग से बहुत बड़ा कारीगरी हो जाएगा। तो यहां देखो, पहला व्हाइट, डार्क रेड एंड ग्रीन वेयर यूज्ड टू डिपिक्ट लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर्स। और ह्यूमन को बनाने के लिए रेड वाज यूज्ड फॉर द हंटर्स एंड ग्रीन फॉर, जो इस्तेमाल होता था वो डांसर्स के लिए इस्तेमाल होता था। तो ह्यूमन को अगर बनाना है तो रेड कलर जो इस्तेमाल होगा, वो रेड कलर किसके लिए होगा? सबसे पहले शिकारी के लिए। और ग्रीन कलर जो इस्तेमाल होगा वो डांसर्स के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके का कलर वेरिएशन स्टोरेज में भी होता था। दूसरा, जब हम आते हैं तो ज्यादातर पेंटिंग जो है ग्रुप हंटिंग का इस्तेमाल होता था, मेनली जो बीच में आए। तो कॉपर एज में आए तो यहाँ पे बैटल सीन्स ज्यादा हो गया, वार वाला सीन्स बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई अब हो गया कि भैया कौन राजा कितना जीता है, उससे उसका तय होगा कि वो कितना पावरफुल था। ये सब पढ़ा चुका हूं। तो बैटल सीन्स पेंटिंग में बनाना जाना शुरू किया गया।
उसके बाद मेनली पेंटिंग्स आर ऑफ मेन रेडी हॉर्सेज एलिफेंट, सम ऑफ देम कैरी बो एरो एंड धनुष। तो सब उसमें दिखाया गया कि वॉरियर जो लोग हैं उन लोग को दिखाया गया। क्लियर यहां तक? तो तीन जो एज पढ़ाया मैंने आपको, स्टोन एज पढ़ाया, उसके बाद आपको उसके अंदर सेकेंड वाला जो आपका प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक, और दूसरा था चाल्कोलिथिक, कॉपर एज। याद रखिएगा इन तीनों में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि पेंटिंग पहले बड़े सरफेसेस पे होता था, धीरे धीरे छोटे की तरफ बढ़ा, और जब हम चाल्कोलिथिक तक आए तो उसमें एक बड़ा चेंज आया कि वार का ज्यादा दृश्य बनाया जाना लगा, जो कि अभी तक पहले जानवर का या हंटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब उनका फोटो बनाया जाता था। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। तो मुराल पेंटिंग आपको एकदम से कोई चीज खत्म तो नहीं होता, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिखेगा, बाकी जगह पे मुराल पेंटिंग का महत्व तो कम हो जाएगा। तो केव में, गुफाओं में जगह ज्यादा होता है, तो गुफाओं में जगह ज्यादा होता है तो ज्यादातर लोग पेंटिंग वहीं पर बना देते हैं। तो आपको दिखेगा सबसे पहला मुराल पेंटिंग्स कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक, कहां कहां? अजंता के केव, अरमामलाई केव जो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में है, रावण केव या रावण है रॉक शेल्टर, सीता नवासाल केव एंड कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा। तो जो महाराष्ट्र और इन सब की चीजों में जहां गुफाएं ज्यादा थी वहां पे ज्यादातर पेंटिंग मिलता था। लेकिन अधिकतर अगर धीरे धीरे देखेंगे तो यहां पे देखो मैंने एक नोट में माइंड मैप लिखा है। पहला, एंशिएंट में ज्यादातर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्यादा प्रभावित था। जब हम मेडाइवल के अंदर आते हैं तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ और इस्लाम का ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस हिसाब से कल्चर धीरे धीरे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। देखो मैंने अभी क्या बताया कि जब मुराल पेंटिंग हम बोल रहे हैं तो मुराल पेंटिंग बड़े सरफेसेस पे और लगभग परमानेंट सरफेसेस पे बना रहे हैं। धीरे धीरे अब उस मुराल पेंटिंग को क्या है, हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे राजा महाराजा के कारण पेंटिंग जो है मुराल वो गुफे तक ही सीमित रह जाएगा। महल में पेंटिंग बनाने वाला वो सब अलग अलग तरीके से अपना बनाना शुरुआत करेगा। क्लियर है? तो पहला आइए सबसे फर्स्ट, मुराल पेंटिंग्स आर यूनिक इसलिए क्योंकि सबसे पहला एक तो ये बहुत बड़ा साइज भी होता था, दूसरा ये गुफा वगैरह में बनाया जाता था तो कोई ज्यादा टेंशन वाला बात भी नहीं होता था। अब सोचो ना, स्कूल के दीवार पे बना दिया जाए सब पढ़े सब बढ़े, या इस टाइप का जो अभी सर्व शिक्षा अभियान, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके का जो लिख दिया जाता है स्कूल पे, आप समझ पा रहे हैं? तो जो लिखा जाता है उस तरीके का पेंटिंग वो तो एक आर्ट फॉर्म स्केच इस्तेमाल करके कर दिया गया। उसमें कुछ देखेंगे एक दो को बना दिया जाए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का एक बहुत बड़ा अच्छा लोगो था जो अभी भी है, एक तरफ ये इधर लड़का बैठे हुए थे, एक लड़की बैठी हुई थी, आप देखा होगा तो उसका, क्योंकि पूछा भी था लोगों का, तो जो है तो उसको बैठाया हुआ था ताकि बैलेंस रहे, पेंसिल गिर ना जाए, आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत अच्छा एक तरीका है। तो उस टाइप के पेंटिंग्स को जहां पर फ्रीली आपके पास दीवार अवेलेबल है तो सर मुराल पेंटिंग के तहत हम कह सकते हैं कि वो आता है, क्योंकि बड़ा सरफेस है और परमानेंट सरफेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? लास्ट 10 मिनट आज के लिए, फिर कल कवर करेंगे। क्लियर है? चलो, तो पहला आते हैं अजंता केव पेंटिंग। ये अजंता केव पेंटिंग अगर एक बार अच्छे से देख लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अजंता जो है ये सब का सब गुफा वाला है, सब मुराल पेंटिंग का टाइप है। क्लियर है? तो मैं 15 मिनट दे रहा हूं, आराम से जितना 15 मिनट में पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? रेडी हो? तो चलो एटलीस्ट पेंटिंग स्टार्ट किए हैं तो पेंटिंग खत्म कर लेते हैं, और मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में पेंटिंग खत्म हो जाएगा। पेंटिंग ज्यादा उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहोगे। अब जिसको सोना है सो लेना, यहां से तो हमको सब दिख ही रहा होता है कि क्या चल रहा है, आई चल रहा होता है, ठीक, अभी आया, इस तरीके का हो रहा होता है। उस समय जानते हैं मतलब मन कर रहा होता है कि उस समय क्या करें, उस समय यही मन करता है कि चलो ताली बजा दें, जोर से बोल लें, मन और भी कुछ कर रहा होता है लेकिन उस समय आदमी कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं यहीं से क्या उठाकर फेंक देंगे, बहुत सारे टीचर्स होते हैं भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे खड़ूस टीचर हैं, वो ज्यादा सोचते होता है ना, साइको टाइप के होते भी है, वो मार देंगे ऐसे ही ज्यादा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। साइको आदमी से क्या लड़िएगा, सैया साइको जब हो तो बहुत बेकार हो जाता है यहाँ पे। तो लॉजिक क्या है, ऐसे ऐसे टीचर मार देते हैं उस टाइप से, सर मार दिया, कपार फाड़ दिया, अब बताओ उसमें, हाँ रजिस्टर ऐसे फेंक देते हैं पूरा यार। मतलब मैंने तो सरकारी स्कूल के टीचर को देखा है, वो लोग का स्टिक भी होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं, और डंडा, सरकारी स्कूल का जो डंडा होता है वो दूसरे टाइप का होता है, प्राइवेट स्कूल का डंडा अलग होता है। प्राइवेट स्कूल में जो डंडा मारा जाता है उसमें लड़के भी उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, सरकारी स्कूल का डंडा अगर आप बर्दाश्त कर लिए ना तो फिर उसके बाद आप किसी का डंडा बर्दाश्त कर लीजिएगा, अलग ही लेवल पे होता है भाई। और वो लोग एकदम पूरा तेल लगा के टाइम दे के तब बनाते हैं, एकदम सुखा के, और मास्टर लोग बोलते भी थे कि बढ़िया से ले, कोनो जल्दीबाजी नहीं थे, एक बार लग गया तो उसको क्या बोलते सर, पैना बोलते थे हाँ डंडा नहीं पैना बोलते थे, सटकी छड़की ये सब। खैर चलिए,
तो 15 मिनट उठ जाओ, उसके बाद ये जब ये सब बात जब बोलते हैं ना तो उस समय आपको नींद नहीं आ रहा होता है। कमाल की बात ये है, जैसे ही पढ़ाई का बात है कम वक्त वो नींद आता है, वो नींद की पूछो मत। चलो आ जाओ। तो पहला है अजंता केव पेंटिंग, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अजंता केव पेंटिंग की खासियत है कि ज्यादातर वोल्केनिक रॉक्स पे बनाया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी जिनको पढ़ाए हो वहां पे वोल्केनिक रॉक्स आपको आइडिया है, वोल्केनो से जो बना, वोल्केनो ऊपर आया, संताया, फिर रॉक में बनाया, रॉक से फिर मिट्टी तक का प्रोसेस होता है। तो वोल्केनिक रॉक्स पे बनाया गया। इसमें 29 केव ऐसे हैं जहां पे बनाया गया, ध्यान रखना 29 गुफाएं इसका खासियत है। और 29 गुफाओं में इसका एक खासियत है कि हॉर्स शू शेप का ज्यादातर है। मैग्नेट आप पढ़ोगे, हॉर्स शू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, अलग अलग चुंबक के शेप होते हैं। तो हॉर्स शू शेप भी उसका शेप होता है, वो आप अपना सर्च कर लेना, मिल जाएगा। कंप्लीटेड अंडर द एज ऑफ मौर्यन एम्पायर, पहली बात ये ध्यान से समझना। कुतुब मीनार हो सकता है कि किसी और ने बनाना स्टार्ट किया होगा, लेकिन फिनिश किसी और ने किया होगा, और इल्तुतमिश उसको फिनिश किया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका क्या कर दिया, शुरुआत कर लिया। तो लॉजिक है कि कुतुब मीनार बनाने में किसी एक का हाथ नहीं था। तो जब भी कभी इतिहास पूछेगा तो फिनिशिंग का पूछता है कि कौन फिनिश किया, ध्यान से समझना। और जब पूछे कि स्टार्ट कौन किया तो अलग है। और सबसे बड़ी बात कि किसने बनाया, तो मजदूर ने बनाया, वो अलग बात है। तो मजाक में वो अलग बात वो दिमाग में रखिएगा, बट याद रखिएगा दिमाग में कि जो है। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि इसमें 29 टाइप के केव्स थे। खासियत यह है कि केव जो है, ध्यान से समझना, मॉडर्न एम्पायर में इसको थोड़ा सा कंप्लीट किया गया। 9 और 10 जो केव नंबर था, 9वां और 10वां, वो बिलोंग करता था सुंगा पीरियड से, और एक पढ़ाया हुआ हूं मैं सुंगा पीरियड। उसके बाद रेस्ट जितना भी था वो गुप्ता पीरियड में उसको कंप्लीट किया गया। दूसरा, पेंटिंग्स जो केव नंबर 1 और 2 में अभी है वो सबसे ज्यादा रिसेंट पेंटिंग है जो केव नंबर 1 और 2 में है। और यही क्वेश्चन 2022 में और 2023 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ऑफ अजंता आर द रिसेंट पेंटेड इन दैट वेरी केव। तो उस तरीके के जो क्वेश्चंस आए, तो 1 और 2 आपको समझने में हो सकता है, पता है क्या लगेगा कि ये तो सबसे पुराना होगा क्योंकि 1 और 2 सीक्वेंस में जा रहे हैं। भाई बात उसका थोड़ी ना है, बात है कि रिसेंटली किस केव में पेंट कर दिए हैं, पुराना होना है उससे मत नहीं। तो रिसेंटली जो है केव 1 और 2 याद रखिएगा। केव वॉल्स जो है वो मुराल और फ्रेस्को पेंटिंग दोनों इस्तेमाल किया गया है। फ्रेस्को का मीनिंग होता है पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर, मतलब थोड़ा गीला है उस पे जो आपने पेंट किया एक तरीके से वेट प्लास्टर पे, उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को। दूसरा है जातक कथाएं, सुने होंगे आप, जातक स्टोरी, जिसमें बुद्धा का स्टोरी बताया गया हुआ है, सुना होंगे आप। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जातक स्टोरीज इन लाइफ ऑफ बुद्धा टू इलैबोरेट डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा पता है आपको, एनिमल्स का कि प्लांट्स का। फौना किसका, एनिमल का किंगडम। तो जितना भी प्लांट्स का किंगडम है वो सबको फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। यहां तक पहले क्लियर है, सुन पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो सर याद रखिएगा क्या, ये जो केव बनाया गया इस केव में जातक स्टोरीज की जो बात की गई उसमें बुद्धा के लाइफ के बारे में और दूसरा फ्लोरा और फौना को भी रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आइए, जो इसमें का मीडियम ऑफ पेंटिंग है वो 2 चीज इस्तेमाल करता है। एक इस्तेमाल करता है वेजिटेबल्स को और दूसरा जो है मिनरल डाइज को इस्तेमाल करते हैं। एक वेजिटेबल और दूसरा मिनरल डाई, और ये दोनों इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आज भी आउटलाइन ऑफ फिगर जो है वो रेड ऑकरे, वो जो आपका रेड जो गेरुआ और उस तरीके उससे इस्तेमाल किया जाता है विथ कंटूर्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक और डीप रेड। तो ये आप देख लोगे, दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा है अजंता के बाद बाघ केव पेंटिंग, मध्य प्रदेश में है। अजंता केव कहां था, महाराष्ट्र। अभी हम बात करें मध्य प्रदेश। बाघ केव पेंटिंग की खासियत है कि पहली बात ये जो है अजंता केव में जो बना था उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन है, उससे थोड़ा सा आगे है। और उसमें डिफरेंस ये है कि यहां फिगर्स जो बने हैं वो ज्यादातर अर्थली हैं और ह्यूमन है। मतलब उस पिक्चर्स में और इस पिक्चर में फर्क ये है कि यहां ज्यादातर ह्यूमंस के पिक्चर आपको ज्यादा दिखेंगे और इसमें मोर बुद्धिस्टिक आपको पैटर्न दिखेगा। आगे, इट इज मोर सेकुलर इन नेचर। तो इसमें सिर्फ बुद्धिज्म का प्रभाव नहीं है बल्कि हर धर्म का प्रभाव इसमें है, सेकुलर ज्यादा है। कौन सा पेंटिंग, बाघ केव पेंटिंग। क्लियर है। उसके बाद आते हैं एलोरा केव पेंटिंग, ये भी सुने होंगे, एलोरा का गुफा। तो एलोरा केव पेंटिंग में सबसे ज्यादा खासियत यह है कि ये ज्यादातर कैलाश टेंपल तक सीमित रहा और दूसरा इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों को ज्यादा प्रमोट किया गया। ये भी एक सेकुलर नेचर में आता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इन कौन से केव पेंटिंग में ज्यादा सेकुलरिटी दिखता है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है यहां तक।
अब आते हैं उसके बाद अरमामलाई केव पेंटिंग। अरमामलाई केव पेंटिंग भी एक बहुत बड़ी खासियत है। ये तो पहली बात वेलोर तमिलनाडु साउथ इंडिया में ज्यादा इसका फायदा है, और साउथ इंडिया में चूंकि लगभग जैनिज्म का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, उस तरीके के तीर्थंकर और सभी लोग, तो ये ज्यादातर कहानी बताता है अस्ताथिक पलकाज का, जो 8 कॉर्नर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एक जैनिज्म में एक सिद्धांत है कि भैया 8 कोना, अरे दिशाएं 8 होती है ना, पता है ना, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वही नॉर्थ वेस्ट ये सारा कुछ, तो 8 कॉर्नर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसको इस पेंटिंग में बताया गया है, जो कि जैनिज्म से प्रभावित है, क्योंकि जैनिज्म में वो चीज सिद्धांत पढ़ाया जाता है। दूसरा है रावण छाया रॉक शेल्टर। तो जो रावण छाया रॉक शेल्टर है, ये अपने नाम में ही सीधी तरह से, छाया मतलब क्या है, एक तरीके से अम्ब्रेला टाइप का, जो छाता टाइप का। तो सबसे पहला है केओंझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से प्रभावित है, वहां पे ज्यादातर चलता है। दूसरा एंशिएंट फ्रेस्को पेंटिंग इन शेप ऑफ, फ्रेस्को मतलब क्या था, जो वेट आपको प्लास्टर पे बनाया जाता हो, गीले प्लास्टर पे जो पेंटिंग बनाया जाता हो। एंड देन शेप ऑफ हाफ ओपेंड अम्ब्रेला, तो जो ये पेंटिंग है उसमें हाफ ओपन अम्ब्रेला का एक शेप इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नाम दिया गया रॉक शेल्टर, रावण छाया। मोस्ट पेंटिंग इज दैट ऑफ ए रॉयल प्रोसेसिंग बैक टू द 7th सेंचुरी। ज्यादातर इसका पेंटिंग जो है वो बहुत पीछे का है, नो डाउट, लेकिन ये पेंटिंग अपने आप में सबसे खासियत रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक इसका खासियत है फ्रेस्को पेंटिंग होता है, और दूसरा ये हाफ ओपन अम्ब्रेला की तरह होता है। क्लियर है यहां तक? ये एक एक लाइन याद रखना, नहीं तो भैया पछताओगे। नेक्स्ट है जोगीमारा केव पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोगीमारा केव पेंटिंग की खासियत है कि ये छत्तीसगढ़ के सुरजुगा डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा प्रभावित है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्री बुद्धा का एग्जाम्पल जितना भी पेंटिंग का है इसमें मिल जाएगा। कुछ पेंटिंग ऐसे हैं जहां पे लव स्टोरी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको जोगीमारा केव में मिल जाएगा। इसके बाद जोगीमारा केव के बाद आएंगे तो इसका एक खासियत है कि मुराल ट्रेडिशंस इसके बाद जितने आए वो राजा महाराजा पे डिपेंड किया कि कैसे किसको क्या करना है। जैसे पहला एक आपको इसमें दिखेगा बदामी, दूसरा विजयनगर मुराल, एंड तीसरा दिखेगा केरला मुराल। क्या दिख रहा है? और इस तरीके से मुराल्स अंडर पल्लव, पांडव एंड चोला किंग्स, जो पेंटिंग फॉर्म में चेंज हुआ वो राजा महाराजा और डायनेस्टी जैसे जैसे बदले वैसे वैसे चेंज होता चला गया। क्या सुन पा रहे हैं? तो राष्ट्रकूटाज आए, पल्लवाज आए, पांड्याज आए, या जो भी है, इन सब में अलग अलग, मैंने क्या बोला, किसी भी देश का कैरेक्टर इस बात से डिसाइड होता है कि वहां का राजा का फीचर्स क्या है, राजा का रुझान किधर है। अगर देश के राजा का रुझान पकौड़े बेचने की तरफ है तो सबसे पकौड़े बेचवाएगा। अगर देश के राजा का रुझान है कि भैया एजुकेशन से करना है तो एजुकेशन को प्रमोट करेगा। तो सर राजा कैसा है ये उस डिपेंड करता है उस बेसिस पे भी कि कंट्री का कैसा फैसला होगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक है। सबसे पहला अब हम देख लेंगे कि भैया लेटर जो मुराल हुआ किसके अंदर में कैसा था, कितना कितना बड़ा घटा, एक बार देख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो पहला मुराल्स जो है, अगर हम बदामी की बात करें, बदामी केव टेंपल के अंदर, तो सबसे ज्यादा एग्जांपल है जाला की, ज्यादा लेट से आया है लेटर मुराल ट्रेडिशन। बदामी वाज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी। जो चालुक्यन वंश था उसका राजधानी था कौन? बदामी। और बदामी का जो राजधानी था, तो बदामी सबसे इंस्पायर्ड किससे था? वो था वैष्णविज्म से। वैष्णविज्म क्या है? हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है। अरे वैष्णव जो आज भी है, जो ब्राह्मण और उसके हिसाब से बोलते हैं, लेकिन वो प्रभावित किससे है? हिंदुइज्म से ही है। तो वैष्णविज्म से प्रभावित है। दूसरा इसके अंदर ध्यान से समझना। अच्छा अब देखना, पेंटिंग अब धीरे धीरे गुफा से होते होते, एंशिएंट होते होते अब महल में आएगा, महल में आएगा, टेंपल में आएगा, मंदिरों में अब होना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे राजा का बहुत बड़ा रोल है। पहले से सीन देखो, महल का सीन, राजमहल का सीन्स, शिवा एंड पार्वती, उसका पुरानिक इवेंट्स ऑफ चालुक्य किंग जैन सेंट गिविंग अप, जो आपका वर्ल्डली लाइफ। तो अब जो आपको दिखेगा वो लोगों को ज्ञान देते हुए, और ये सारा कुछ आपको दिखेगा किसके समय में? बदामी के समय में। और बदामी क्यों? क्योंकि सर चालुक्यन वंश जो है इन ज्यादा धर्म से, अरे भाई देखो ना, अगर अशोक मान लो किससे प्रभावित था? बुद्ध से। तो किसको प्रचार ज्यादा करेगा? बुद्ध को। मोदी जी किससे प्रभावित हैं? तो ज्यादातर हिंदुइज्म से प्रभावित है, तो वो राम मंदिर प्रमोट करेंगे। बट इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो किसी और, अभी के कॉन्टेक्स्ट, उस समय के कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट था। उस समय धर्म राजनीति ज्यादा था। अभी के समय में क्या है? धर्म राजनीति ज्यादा कम कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के समय में यह कहना बहुत बेकार होगा कि कोई एक राजा किसी एक ही धर्म को प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा गलत है, बहुत गलत बात है। वो राजनीति जिसको करना हो तो सिर्फ वो भ्रम फैलाता, बल्कि
असल बात यह है कि मोदी जी सबका भला किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा भला अगर जो किए हैं वो मुस्लिम्स का कर दिए, और उसके पीछे कारण है। लेकिन वो दिखाते क्यों है कि हम हिंदुइज्म को, क्योंकि मेजोरिटी हिंदुइज्म है तो वोट उनको हिंदू का चाहिए, लेकिन भला वो दूसरे धर्म का कर रहे हैं। और ये बहुत अलग पॉलिटिक्स चलता है। जब आप नॉलेज लेंगे तब आपको पता, जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको, जब वहां जो आप बनाएंगे ना पॉलिसी, और जब आप उनके एडवाइजर रहेंगे और साथ में देखेंगे तब आपको लगा दद्दा खेला कुछ और ही चल रहा है। तो आम आदमी तक जो जानता है ना मीडिया, वो अलग है, जो बेहतर होता है। जैसे ट्रिपल तलाक में बार एग्जाम्पल लेता हूं, ट्रिपल तलाक वजह मास्टर स्ट्रोक जरूरी था, नहीं तो महिलाएं मर जाती। जो पिछले 40-50 साल से जो माँ बहन जो उस तरीके से साथ रहे, और एक बार आदमी आगे बोल दिया 3 तलाक, मारो दूध तबड़ा उसको और बोला लाइफ खत्म। आप सोचिए कितना घटिया है। तो ये पूरा का पूरा जो धर्म के आड़ में क्या था, शोषण था, और उस शोषण को खत्म कर दिया। उसके कारण सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिल गया। तो लॉजिक क्या है कि धर्म की बात जहां तक करे तो कोई राजा उसका धर्म जरूर प्रभावित करेगा देश को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो अब उसका नीति कैसा है। जैसे अब अकबर या कुछ वो कट्टर अगर हो गए कि नहीं मुझे सिर्फ इस्लाम को ही प्रमोट करना है, तो और सारे धर्म को जजिया कर लग जाएगा, उनको फिर ये देना पड़ेगा, ये फलना डिगाना, तो इस तरीका हो सकता है। बट अभी के समय में अलग है। तो आते हैं सर सबसे पहला, तो अब है एक केव नंबर 4 में, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं विष्णु केव, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें विष्णु के इमेज को डेडिकेट कर दिया गया। जो विष्णु भगवान का जो इमेज था उसको पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया गया। क्लियर है। अब उसके नीचे आइए जरा, पेंटिंग एक नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, कृति वर्मन, आपको नाम याद होगा। कृति वर्मन भी जो है वो एक राजा महाराजा और उस टाइप का, जो बैठे हुए हैं पैलेस में और डांस देख रहे हैं उनका अपनी वाइफ और प्रजा के साथ, उसका एक फोटो बनाया गया। तो अब जो पेंटिंग है वो गुफाओं से कहां तक पहुंच रहा है, राजमहल तक। क्या आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो सबसे पहला मिलेगा आपको जो बार बार पूछता है, और वो है सीता नवासाल केव, जो कि अरिवार कोली भी बोलते हैं पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला बात ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई टाउन में है। यहां पे इसका खासियत है कि ज्यादातर रॉक को काट के बनाया गया है, और इसको जैन से ज्यादा प्रभावित है। जैन टेम्पल आप जितना भी देखेंगे ना, जो जैन मंदिर आप देखेंगे जितना, वो ज्यादातर जैन मंदिर जो है इससे ज्यादा, मैंने बोला साउथ इंडिया में जैन का प्रभाव ज्यादा रहा है तुलनात्मक रूप से और सारे धर्मों का। तो इस वजह से तमिलनाडु वगैरह में आपको जैन का महत्व ज्यादा दिखेगा। और कमाल की बात है कि जितने भी बेस्ट मंदिर है साउथ इंडिया में आपको जबरदस्त जबरदस्त मंदिर मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। अब मदुरई एक एग्जांपल तो आप जानते हैं जो सबसे पॉपुलर है, लेकिन आप जितने भी मंदिर देखेंगे ना बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया हुआ। आप उड़ीसा में भले ही जानते हो कि जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से बेस्ट मंदिर भी आपको छोटे छोटे एरिया में मिल जाएंगे और बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे। आप जब उतरेंगे भुवनेश्वर में, जब आप उतरेंगे, नॉर्मली बता रहा हूं, और उतर के जब आप सिर्फ गाड़ी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वाणी विहार वहां पे जगह है। वाणी विहार पे एक राम मंदिर है, और वो राम मंदिर नॉर्मल मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ कोई ब्रह्म स्थान हो जाता है ना वैसे। और नॉर्मल मंदिर इतना जबरदस्त मंदिर है कि आपका हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जगन्नाथ हम जानते हैं, बट उड़ीसा में जितने मंदिर हैं वो बहुत ही अलग लेवल का है और वो बहुत फीचर्स हैं। तो डिपेंड करता है कि किस ढंग से बनाया गया है। तो साउथ इंडिया, हमारे यहाँ का मंदिर आपको पता है चंदा लेके बनाया जाता है और ऐसा बना दिया जाता है कि सर आपको भी पता है, मैं किसी का और नहीं, बट सारा मंदिर यहाँ पे बिहार में आपको जो मंदिर मिलेगा वो आपको चंदा वाला ही मिलेगा। दूसरा कौन सा मंदिर मिलेगा, मंदिर बनाना है और उस चंदा के नाम पे वो हो गया, वैसे ही रह गया है। जमीन हड़पना है तो कुछ नहीं करना है, हनुमान जी का वहां फोटो लगा दीजिए और पूजा कर दीजिए। जमीन हड़पने का सबसे बेस्ट तरीका है, शहर में आप देखिए ना, शहर में सबसे बेस्ट तरीका है, जितना में बेतिया राज जमीन था, जो बेतिया का पूरा राज था, चीनी मिल का जितना सारा जमीन है, जो सब शुगर फैक्ट्री गवर्नमेंट का है, सब लोग वहां पे झंडा गाड़ के हनुमान जी का पूजा आरती शुरू कर दिया है, पूजा कर रहे हैं वो लोग। जमीन कब्जा, मंदिर बनेगा, धर्म का नीति है, समाज का सदैव प्रेशर। किसी ने पूछा था कि पूजा वाला करने वाला ये वाला, भैया देखो मन करे तो पूजा करो, बट मुझे लगता है कि अभी जिस एज में है ज्यादा धार्मिक बनने की कोशिश मत करिए। अगर अंदर से आ जाए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस एज में धार्मिक ज्यादा नहीं बनने की कोशिश करना है, ये ध्यान में रखना है। अपना काम कर लो यार। हाँ, अगर लगता है कि मेरा 10 घंटे में 12 घंटे बर्बाद हो रहा है, इस टाइप का अगर है तो भैया उससे बढ़िया कि कुछ मतलब पूजा ही कर लो, एटलीस्ट वो ज्यादा ठीक है। लेकिन जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो कि आईएएस बनना है तो अभी मटेरियलिस्टिक चीजों पे लगाव रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब जवानी में और जिस एज में आपको मेहनत करना है, पैसा कमाना है, उसी एज में सब यहाँ पे क्या कर, पैसा बेकार चीज है, आप समझ पा रहे। तो भैया उस समय क्या है, जैसे आपको अभी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है इस संसार में। फिलॉसफी जब आप मतलब खैर छोड़ो बोले, जब पढ़ोगे तो अपना नियम है। अब हॉस्टल में आप है, मैं हॉस्टल में रहा हूं, अब हॉस्टल में अगर हम नियम रखें नहीं मंडे को यही खाना है, फ्राइडे को ये नहीं खाना है, सैटरडे को ये नहीं खाना है, अगर इस तरह का नियम रहेगा
भूखे मरेगा आदमी। सिंपल सा लॉजिक है कि अंदर से मन कर दे आपको, किसी का मत सुनिए, अंदर से मन करे कि पूजा पाठ कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। किसी के दबाव में अगर बोले तो नहीं करिए, मन करे तो कर लीजिए। और आपको लगता है घर में कि अगर आप सिर्फ एक बार आकर और नॉर्मली बैठ जाएंगे खाली पूजा में और उससे घर वाले खुश हो जाएंगे, तो पूजा मत देखिए, घर वाले की खुशी देखिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिट आपको करेगा। मेरे पास पूछता है, अरे भैया अगर कोई आपको बोलता है कि सर मैं बहुत ही भोला टाइप का आदमी हूं, मेरा सबको इस्तेमाल कर लेता है, अरे बढ़िया है कि आप इस्तेमाल होते रहिए ना। मतलब अगर मेरा है, अगर किसी के आप क्या मारे, अगर मुझे बहुत लोग इस्तेमाल करिए, हाँ ये बहुत भोला वाला है, सीधा साधा है, इसका जो है करने दो, बढ़िया चीज है। हर किसी को मौका थोड़ी मिलता है कि आपका इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें टेंशन क्या बात है, खुश रहो। समझ में आ रहा है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता है, उसके बावजूद भी खुश रहो, क्योंकि ये मौका सच में किसी को नहीं मिलता है। तो उस तरीके के इस्तेमाल होते रहिए, जो आपका फायदा उठाते रहे, बस आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम छोड़ो मत। ये बहुत लोग बोलते हैं इस तरीके के, सर हम बहुत बोले हैं, हमारा फायदा उठा लेते हैं। खुश रहा करो, उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि आज के समय में इतना किसी के पास टाइम नहीं है, ध्यान से रखना, कि किसी का मदद करेगा। इतना प्रैक्टिकल लोग है ना कि मतलब आपको हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाएगा, इतने प्रैक्टिकल लोग हो चुके हैं। बट उस समय भी अपने आप को बचा के रखिए, बहुत अच्छी गुण है, बहुत अच्छा चीज है, सब किसी के बस का बात नहीं है। आजकल तो लोग 2 मिनट किसी को टाइम फ्री में नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप तो इलाज करने के लिए बोल दीजिए, इलाज तो बहुत दूर की बात है प्रभु, 2 मिनट टाइम नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा इंसानियत अपने लिए बचा के रखिए, बहुत काम आएगा, AIS में तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी परेशान मत होइएगा। पूजा पाठ तब करिए जब आपको मन करे, जब अंदर से आ रहा हो कि 5 दिन कर लेते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव में नहीं। 7 दिन है कर लो, फिर 5-7 दिन में कहेंगे नहीं कोई बात नहीं मत करो। इतना लोड क्या है, इतना दबाव क्या है, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद जब एक उम्र के बाद जाओगे तो स्पिरिचुअलिटी में ऑटोमेटिक चले जाओगे। अब बुरा हो गया, नाक दब के खिचड़ी खिला दिया जा रहा है आपको, तो भैया पूजा ही करिए, दूसरा क्या करिएगा। आप सोचो ना कि बूढ़ा लोग के लिए पूजा क्यों फायदेमंद है, मैं बताता हूं साइकोलॉजिकली क्यों। नियम है, साइकोलॉजी बोलता है, बूढ़े लोग अगर पूजा पाठ में नहीं अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ये हरामखोर किसी के घर पे जाके ज्यादातर बैठेंगे या चौक पे बैठेंगे, और चौक चौराहे पे बात क्या होगा, फलना की बहू, फलना का सास और फलना का बेटा और फलना का ये कि हमारा बेटा हमारा साथ नहीं देता है, हमारा बहू जो है खाना बना के नहीं देता, यही बात होगा। और इससे क्या होगा, कला फैलेगा। तो इट्स बेटर कि उससे बढ़िया है कि आप मंदिर में जाएं, शाम को एक मंदिर करें, फिर उसके बाद वहां पे जाए घूम के। क्या पॉइंट समझ पा रहे हो आप। कभी डिस्कशन देखना बूढ़ी लोग का, समझ में आ रहा है, स्वेटर बुनते रहेंगे, उसके बाद उसमें बात करते रहेंगे, बहू ये तो सब राख कोयला खिया देती है क्या भाई साहब। ऐसे डिस्कशंस अपने का, इसलिए बुढ़ापे में याद रखिएगा, बुढ़ापे में मैं बता रहा हूं सबसे बेस्ट चीज है कि आप काम करने वाले अगर इंसान हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत खुशी से बीतने वाला है। अगर आपका माइंडसेट है कि हम सिर्फ आराम करते और आप ये सोच रहे हैं कि हम कहीं जाते, शादी हो जाती है, आराम करते, खाना पर, तो भैया आप मरने वाले हैं बुढ़ापा में, आपकी हालत हो जाएगी खराब। कुछ काम रखो, और जब कुछ पैसे आ जाएं तो कुछ एक बिजनेस अपना जरूर रख लो, जहां पे आप अपना वक्त दो, जहां पे कुछ नॉलेज है तो ज्ञान दो, वो रखो, तो बुढ़ापे में फायदे में रहोगे। नहीं तो भैया आप कितने भी पैसे वाले हो, आज के समय में किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि बैठ के आपको देगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो पूजा पाठ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सर सबसे पहला सीतानवासाल केव, इसका सबसे बड़ा खासियत है कि जैन टेम्पल से प्रभावित है, जैन से प्रभावित है या हिंदुइज्म से, जैन से। 10 मिनट और रुको, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे। क्लियर है, 11 बजे चलेंगे। क्लियर, सुन रहे हो। तो पेंटिंग जब शुरुआत किए हैं तो पेंटिंग करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो पहला मैं बताता हूं एक चीज जो याद रखना, जैन का एक थीम पूछता है पेंटिंग का, तो थीम इसका है कि भैया जैन समावासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक ऐसा हॉल बनाया जाता है जिस हॉल में प्रीचिंग किया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, उस टाइप का उसको पेंटिंग में शो किया जा रहा है। अब पता नहीं आप लोग गए हो कि नहीं, वो जाओगे यूपीएससी के एग्जाम देने, इंटरव्यू दिल्ली में ही होता है, तो दिल्ली में जाओगे तो लोटस टेम्पल चले जाना। लोटस टेम्पल में जब जाओगे तो उसके अंदर एक जाओगे ना, जैसी लाइन से पहले खड़ा करा लेगा वो, पूरा एकदम बुद्धिज्म को उसमें लाइन से पूरा सबको खड़ा कर देगा, और वो शीशा एक खोलेगा, उसके अंदर आप जाओगे और आप जाकर बैठ जाना। इतना शांति है उसमें, इतना शांति है कि पूरा बाहर एकदम हल्ला गुल्ला है, और वो शीशा क्लोज किया, कुछ आवाज नहीं, गजब का उसमें आपको एनर्जी फील होगा, बहुत बेहतरीन। तो लॉजिक क्या है कि उस टाइप का जो चीज है ना, ये कुछ वैसा ही वो जैन से भी, बुद्धिज्म से भी, ये सब प्रभावित है। तो थोड़ा कोशिश करना, बाकी दिल्ली पहुंच जाओगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप यूपीएससी देने जाएंगे दिल्ली ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यू वहीं होगा, इंटरव्यू इधर तो होगा नहीं कि चलो पटना में ले लेते हैं, नहीं होगा। पटना में इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू बोर्ड को ही याद कर देगा सब, समझ कि पटना जो है ना, ये
ये दुर्घटना वाली स्थिति है। पटना में मैं बता रहा हूं, जीवन बर्बाद करना है तो पटना जाइएगा। मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जो जो पटना गया है मैं लिख के दे रहा हूं, पटना का रेशियो सक्सेस का, आज नहीं, मैं आज के बाद मेरा 50 साल बाद भी वीडियो अगर रहेगा ना तो उस समय भी याद करोगे, सबसे खतरनाक मोड़ पे अगर कोई है था तो है पटना। एजुकेशन के फील्ड में सबसे बर्बाद। वहां पे जो भी लोग कमा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं, सब गलत तरीके से कमा रहे हैं, सबका इंटेंशन गलत है। बहुत लिमिटेड लोग जो है ना, अच्छे वाला बोलो, वो बहुत कम ही लोग हैं पटना में बच्चे हैं, क्योंकि पटना का जो अच्छा लोग था वो स्विच ऑन कर गया कहीं और, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई फॉरेन। इसलिए पटना इज अ वेरी वेरी, मतलब बोलते हैं ना कि डर्टी जो कल्चर है पटना में है। वहां पे जो भी आपको बच्चे दिखेंगे, जो यंग दिखेंगे, वो सब के सब कोई ना कोई सट्टेबाज, कोई ना कोई वो घुसखोरी वाला, कोई सट्टेबाजी करा के आपको रिजल्ट देने वाला होगा, कोई बोलेगा हम लोग पैसा दो, हम तेरे को नौकरी लगा देंगे, सब इसी टाइप का मिलेगा। तो ये जितना हब है ना कि हाँ 3000 में पढ़ा के 8-8 हजार का भीड़ है और बच्चे पढ़ रहे हैं, सर वो उनका फायदा है सिर्फ, बाकी जितने सारे हैं ना वो सबसे आउटपुट देखो ना, आउटपुट सब गधेड़ू बनेंगे, कुछ नहीं। तो बहुत अलग लेवल का है। इसलिए आपको माहौल पटना में पढ़ने का कतई मिल ही नहीं सकता है। वो पूरा का पूरा माहौल जो है चाकूबाज इस तरीके का। और ऑन कैमरा बोल, इसलिए सबसे कभी अगर आपको मिले मौका और कोई बोले तो पटना मत जाना, आपको एकदम ऑनेस्टली बोल देना, बिल्कुल मत जाना। उसके अलावा आपको जहां माने चले जाना, अलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ। मैं तो सच बोलूंगा कि उसके बाद जाना नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर जाना है तो पटना में जाना, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। वहां पे हॉस्पिटल वाला अलग लूटेगा, वहां जो मिलेगा वो लूटेगा। आप समझ पा रहे हैं पटना में, जो कि अपने लोग हैं, थोड़ा बचिएगा। और वहां पे आपको दिखाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि सर मिल लिया और बाइक ले लिया है, R15 वही लेके घूम रहा है, और सबका मीटिंग बैठता है। भाई एक बार हमको भी इन्वाइट किया बर्थडे में, व्हेन आई वाज इन, मतलब जब मैं 12th में था तब, और भाई साहब वो गैंग देखा मैं, उस पूरे मीटिंग में बर्थडे के गैंग ये डिसाइड हो रहा था कि अब दूसरा गैंग का लीडर कौन बनेगा। हम बोले भाई ये भाग गया। आप समझ देखो, वो जो मीटिंग था, मैं आपको उसका फोटो मेरे पास अभी तक है, मैं इतना सहम गया था। और सब निकाल के उस बर्थडे, हमको बर्थडे अपना आदमी था यार भाई, वो बिल्कुल अपना आदमी था। और वो बोला था, हम बोले कि भैया का बर्थडे है, भैया का बर्थडे है, भैया बुलाया, चल लेते हैं। हमको क्या पता भैया क्या है, आप समझ में आ रहा है, मुझे क्या पता। और वहां गया तो देखा सब वही छोड़े छोड़े, कोई इधर कोई गांजा पी रहा है, कोई सुट्टा मार रहा है, और वहीं पे बस वो डिसाइड होने वाला कि हाँ ऐसा लीडर ये है। किस चीज का लीडर? चोरी करने का, गाड़ी छीनने का, उसके बाद सेटिंग का, ये सब का लीडर। इस टाइप के पटना में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, यकीन मानिए, बहुत अच्छे खासे लोग। तो थोड़ा बचिएगा। और मैं मेरा ही घर है, मतलब मेरा ही देश है, मेरा ही गांव है, मेरा ही शहर है पटना, राजधानी है अपने राज्य का, लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ पे है, सबसे खतरनाक मोड़ पे। तो थोड़ा सा बचिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ा सा और बचा है, पेंटिंग वाला कम से कम निपटा लेंगे, तब उसके बाद हम लोग कल जो नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग स्कल्पचर या उससे आगे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी है थोड़ा सा, दे दोगे ना 5 मिनट टाइम? दे देना भैया, हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो 11 ही बजा है, 12 बजे अपन निकल चलेंगे। 5 पेज है, 5 पेज देख लेते हैं। देखो सबसे पहला चीज जो यहां पे अभी तक हम लोग किए हैं, मैं पहले उसको एक बार ऊपर से नीचे तक बता देता हूं, बाकी ठीक है कोई हड़बड़ाहट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे पेंटिंग में। सबसे पहला एक बार देख लो शुरुआत का, तो पेंटिंग वाला पार्ट हम लोग वापस कर ही रहे हैं। अच्छा इसको बिना देखे आप बताना पहला पेंटिंग कौन सा था? पट्टचित्र। कहां का था? उड़ीसा। खासियत था नो पेंसिल, नो चारकोल, ब्रश ओनली यूज फॉर हाईलाइटिंग, बताया था ना। उड़ीसा की महाराष्ट्र, उड़ीसा। पट्टचित्र के बाद सौरा पेंटिंग, याद रहेगा, सौरा ट्राइब्स। और उसी तरीके का सेम वर्ली पेंटिंग होता है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लोग करते हैं। उसके बाद वर्ली पेंटिंग के बाद कौन सा पेंटिंग था? बोलते जाओ, आवाज निकालो। पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग के बाद दूसरा है मंजूसा। मंजूसा बॉक्स, भागलपुर बिहार, जो आपका जूट और पेपर पे जो पेंटिंग किया जाता है बॉक्स के अंदर, वो। उसके बाद थंग का पेंटिंग किस चीज से प्रभावित है? हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सर थंग का पेंटिंग जो है बहुत ज्यादा उससे प्रभावित है। थंग का पेंटिंग में 3 चीज आपके पास है, एक में बुद्धिज्म के जन्म से लेकर उसके ज्ञान प्राप्ति तक दिखाता है, दूसरे में लाइफ डेथ का क्या उनका चक्र है वो बताता है, और थर्ड जो है कुछ उनके ऑफरिंग्स और मेडिटेशंस के बारे में बताता है। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कलमकारी पेंटिंग। देन उसके बाद हम लोग मुराल पेंटिंग्स में आएंगे। तो मुराल पेंटिंग्स में आपको कुछ सिद्धांत मिलेंगे 6, जिसमें आपको 6 बताया, रूप बेस सदृश्यम भाव, याद रहेगा ना। उसके बाद वर्णिका वंग प्रमाणम एंड लवन्यागनम। उसके बाद लेप्या चित्र,
जो टेक्सटाइल पे लेप दिया उस तरीके का याद रख लेना, लेखा चित्र जो स्केच और उससे हमने ड्राइंग कर दी वो वाला। क्लियर यहां तक? उसके बाद प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करते हैं, वे जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स एंड द रॉक्स आर इंग्रेव्ड इन पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स याद रहेगा, जो गूंद कर और उसको काट कर उस तरीके से बना रहे हैं। मेजर फेजेज ऑफ प्री हिस्टोरिक, तो पहला है पर 40,000 से लेकर वहां तक स्टोन एज वाला, फिर मेजोलिथिक और फिर चाल्कोलिथिक। उसमें आपको ग्रे येलो और बाद के बैटल सीन्स आपको ज्यादा दिखेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा अजंता केव पेंटिंग, लगभग 29 केव पेंटिंग है, जिसमें से 1 और 2 सबसे रिसेंट पेंटेड वहां पे किया गया हुआ है। क्लियर यहां तक? बाघ केव पेंटिंग मैंने बताया ज्यादा सेकुलर है या फिर एलोरा ज्यादा सेकुलर है? बाघ केव ज्यादा सेकुलर है और एलोरा भी सेकुलर है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाघ केव कंपैरेटिवली ज्यादा है। अर्मा मलाई केव पेंटिंग में आपको बताया जैनिज्म से ज्यादा प्रभावित है। और उसके बाद रावण छाया में आपको ओपन अम्ब्रेला हाफ जो है उसमें बताया गया। जोगीमारा केव पेंटिंग में इंस्क्रिप्शंस ऑफ लव स्टोरी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया, जो कि प्री बुद्धा पेंटिंग से थोड़ा पहले का है। लेटर मुराल ट्रेडिशन में बादामी, विजयनगर और केरला मुराल। उसके बाद कुछ मुराल्स वैसे जो पल्लव, पांडव और चोला किंग्स के अंदर बनाया गया, उसमें मुराल सर बादामी केव की बात करें तो वैष्णविज्म से ज्यादा प्रभावित था। उसके बाद अब आगे आ रहे हैं सीता नवासाल। सीता नवासाल में आपको बताया अरिवर कोली पेंटिंग, जो रॉक कट केव्स है पेंटिंग के लिए जाना जाता है जैन टेम्पल्स का। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है थीम ऑफ द पेंटिंग। तो पहला जो समवासना होता है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट सीन इन जैन रिलीजन। जैन धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन होता है उसको दिखाया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? पॉन्ड विथ लोटस। तो जो आपका समुद्र है उसके साथ जो कमल का फूल, उसका जैन का सिंबल बनाया जाता है इसमें। दूसरा, इसमें एक और चीज है कि ऑडियंस हॉल व्हेन तीर्थंकराज डिलीवर्ड सर्मन्स आफ्टर दे रीच रियलाइजेशन, बुल्स, एलिफेंट्स, अप्सराज एंड गॉड्स गैदर्ड इन दिस ऑडियंस हॉल टू विटनेस दिस ग्रैंड सीन। तो कहा जाता है कि इसमें सारे जो है भगवान और जैन के सारे लोग जो है इसमें आते थे और देखते थे जब उनका उपदेश चलता था। तो आज इतना ही तक रखते हैं, बाकी कल करते हैं। क्लियर है? क्योंकि बताना है और जरूरी है, तो ठीक है। एक और है पेंटिंग, देखो एक है लेपाक्षी पेंटिंग, दिख रहा है? तो लेपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश खासियत है, बार बार पूछता है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। दीज मुराल पेंटिंग्स वेर एग्जीक्यूटेड इन, सबसे पहला ये जो है वीरभद्र टेंपल वॉल एट लेपाक्षी 16th सेंचुरी में किया गया। ये तब किया गया जब मेड ड्यूरिंग विजयनगर टेम्पल, उस समय किया गया। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पेंटिंग इज कंपैरेटिवली लो एंड पेंटिंग इज बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत एंड जो आपका इनकार्नेशन ऑफ विष्णु है उसका। दूसरा है इन हम्पी। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, इन हम्पी से कल शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जितना बताएं उतना। आर्ट एंड कल्चर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत काम का चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो ठीक रहेगा। अब इसमें देखोगे, एक आपको बस थोड़ा सा दिखा देता हूं सिर्फ। आर्ट एंड कल्चर का सबसे अच्छा खासियत है कि किसी भी मंदिर को देखकर आप बता दोगे उसके बाद कि भैया कैसे है। अब इसमें ये वो आपका आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, अब उसमें कैसे कैसे बनाया गया, मौर्यन आर्ट का कैसे पैलेसेस था, कोर्ट कैसे था, वो सारा डिटेल है। तो जितना मैं बता रहा हूं इतना प्लीज कर लेना। सुन पा रहे हो? काम आसान रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं प्लीज एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लो। सबसे पहला थीम बैठा लो। पहला क्या? इंडियन पेंटिंग। दूसरा आर्किटेक्चर। तीसरा स्कल्पचर। चौथा बताओ? इंडियन म्यूजिक। पांचवा डांस। उसके बाद थिएटर। उसके बाद मार्शल आर्ट्स। उसके बाद क्या 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 मार्शल आर्ट्स के बाद हाँ इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद साइंस एंड टेक। ये पूरा पार्ट बस इतना सिर्फ कर लेंगे। टोटल जो पेज है नोट्स आर्ट एंड कल्चर का वो ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पेज के करीब होगा, 100 पेज के उसके आसपास है। उतना कर लोगे आप सेफ जोन में रहोगे, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनने के चांस आराम से रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 100 पेज में अगर 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं उस बेसिस पे, और कुछ क्वेश्चंस एंशिएंट के भी इस पे बन जाएंगे, तो सर 100 पेज में 10 क्वेश्चंस बन जाए तो सर 800 पेज पढ़कर क्या फायदा? अगर 100 पे 10 कन्वर्ट हो रहा है तो आउटपुट रेशियो इसका ज्यादा है। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, न्यू बैच स्टार्ट है, कृपया करके बताने की कोशिश करें। आप प्लीज उसको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करें, बेटर रहेगा, उनका भला होगा। ठीक है? तो कल मिलते